भावनाओं और में से जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझा, इतने कम समय में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इसके लिए मैं धन्यवाद मुनि जी के जो उन्होंने अपनी समर्थता के साथ साथ अपनी सेवा भाव को भी परिचय दिया, उसके लिए भी उनको साधुवाद। इसी क्रम में मैं डॉक्टर संजय जी से निवेदन करूंगा, नारी वैद्य जो है हमारे, वो काफी पूरे भारतवर्ष में अपनी इस उपलब्धता को लेकर सभी को ट्रेन और कई गतिविधियों में संलिप्तता इनकी रहती है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने भी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सवपावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिजान् जङ्घान् यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। यहाँ उपस्थित सभी आचार्य संघ को शत शत प्रणाम। मेरे गुरुवर, भाइयों और बहनों, नाड़ी परीक्षा, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। शायद ये बताया गया था कि मैं नाड़ी परीक्षा कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ, पर उसके लिए कम से कम समय 2 से ढाई घंटे का चाहिए था और हमें बताया गया कि आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में नाड़ी परीक्षा आप तक पहुंचाना मेरे बस का रोग नहीं है। तो गुरुदेव ने ये आदेश दिया कि नाड़ी परीक्षा विषयक प्रशिक्षण किसी और दिन हम यहाँ करेंगे और मैं आशा करता हूँ वो समय जल्दी ही आएगा। पिछले 25 वर्षों से जब से हमने आयुर्वेद सीखा, आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य रहे, यूरोप में पढ़ाने चले गए। जब यूरोप में हम पढ़ा रहे थे तो एक प्रश्न आया कि नैदानिक प्रक्रिया किस तरीके की होनी चाहिए, और नाड़ी परीक्षा यही एकमात्र परीक्षा हमें लगी कि जो एक सुचारू ढंग से कम समय में होने वाली और बिल्कुल सटीक निष्कर्ष देने वाली प्रक्रिया है। तो हमने नाड़ी परीक्षा सीखकर उसको लोगों को सिखाना शुरू किया। उसे हाल ही में 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। अभी तक हमने तकरीबन 16,000 वैद्यों को और लोगों को जो चिकित्सा कार्य में किसी न किसी स्वरूप से सम्मिलित है, उनको ये सिखाया है। इसकी एक किताब निकली थी हमारी, जिसकी 4थी आवृत्ति अभी प्रकाशन में है। और इसी दौरान मुंबई के सुप्रसिद्ध IIT मुंबई जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, वहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है। वहाँ पर मैं प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और नाड़ी परीक्षा बनाने का एक यंत्र, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, मेरा ये पर्सनल मानना है अपना वैयक्तिक, कि नाड़ी परीक्षा ये वैद्यों तक न सीमित रहकर हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। और हर एक व्यक्ति तक वो कब पहुँचेगी? जब कोई ऐसा साधन विकसित होगा जो साधन वो आसानी से पहने। आज हमारे पास मोबाइल है, हम एक दूसरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे पास माइक है तो मैं हजारों लोगों की संख्या में भाषण कर सकता हूं जो उन तक पहुंच सकती है। तो हम एक नाड़ी परीक्षा के मेरे 2 यंत्र आ रहे हैं। उसमें एक यंत्र जो है वो इंटीग्रेटेड मल्टी लेवल पल्स एनालिसिस टेक्नोलॉजी इम्पल्सैट के नाम से है, जिसका पेटेंट हो चुका है और माननीय पंतप्रधान जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सराहा है। अभी जो हमारा नया यंत्र आ रहा है, गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख यंत्रों की बात नहीं करना चाहता था, पर मैं समझता हूं कि यह समय है कि नाड़ी परीक्षा आज आपके पास एक घड़ी के स्वरूप में, एक बैंड के रूप में हम आयुर्बैंड लेकर आ रहे हैं। और वो आयुर्बैंड आपके मोबाइल पर आपकी अभी की दोष स्थिति को दर्शाएगा, उस समय की
सामयिक दोष स्थिति रियल टाइम में, और उस रियल टाइम दोष स्थिति के द्वारा आप मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जो खा रहे हो वो आपको सुटेबल है या नहीं है, कैसे खाना चाहिए। क्योंकि कल गुरुदेव ने बताया था प्रज्ञापराध ही एकमात्र कारण है जो बीमारी को कारण करता है। काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन, मिथ्या और अति मात्रा में सेवन ही अनारोग्य का कारण है, और इनका समुचित मात्रा में सेवन ही रोग, अनारोग्य क्या यानी आरोग्य की प्राप्ति अगर करनी है हमें, तो इनका सम्यक मात्रा में सेवन करना आवश्यक है। हमें यह सम्यक मात्रा हर बार समझ में नहीं आती। गुरुदेव का मार्गदर्शन है क्या आहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर आयुर्वेद शास्त्र आपकी जीवन शैली को आपके प्रकृति के अनुसार ढालता है, और आपकी प्रकृति समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं नाड़ी परीक्षा का एक भाग, गुरुदेव अगर आदेश दे और मान्यता दे, तो मैं नाड़ी परीक्षा का एक भाग जो प्रकृति परीक्षण से संबंधित है वो आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। क्या आप अभी सीखना चाहते हैं? मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपका हाथ इस तरीके से रखिए, दाहिना हाथ पुरुषों का और स्त्रियों का बायां हाथ, दाहिना हाथ पुरुषों का और स्त्रियों का बायां हाथ। आप मेरे को इस तरीके से रखिए। अंगूठे के पीछे से अगर आप अपना दूसरा अंगूठा, एक ये तर्जनी है, इसको अंगूठे के बीचों बीच अगर नीचे लेकर जाते हैं तो एक उभार आपको मिलेगा यहां पर, जिसको रेडियल ट्यूबरोसिटी या स्टाइलॉइड प्रोसेस कहा जाता है। यह उभार हर एक के शरीर में होता है। यह बायोलॉजिकल मार्कर है कि आपकी नाड़ी आप ढूंढेंगे कहां, क्योंकि हर एक का हाथ अलग अलग साइज का होता है। तो अगर यहां से आप बीच वाली तलुए के तरफ आपका उंगली लेके जाएंगे तो एक गड्ढे जैसी जगह लगेगी, और उस गड्ढे में आपको नाड़ी का स्पर्श करने को मिलेगा। वो तर्जनी वहां रखिए। अगर नहीं मिलता है वहां स्पर्श, तो थोड़ी सी तर्जनी को नीचे लेके जाइए, और आप नाड़ी परीक्षा जहां पर आपको पल्सेशन, नाड़ी लगना शुरू होगी, वहां पर आपकी उंगली को स्थिर रखिएगा। वहां स्थिर रखने के बाद दूसरी उंगली और उसके बाद तीसरी उंगली रखिएगा। ये तीनों उंगलियां रखी तो आपको इस समय आपके शरीर में वात, पित्त, कफ की स्थिति क्या है इसका पता चलेगा। ये वात का निदर्शक है, ये पित्त का निदर्शक है, ये कफ का निदर्शक है। ये रखने के बाद आसान, मैंने आपकी प्रकृति के बारे में कहा, आप उसको दबा दीजिएगा। इतना जोर से दबाइएगा कि नाड़ी बंद होनी चाहिए, पल्सेशन रुकने चाहिए। उसका जो मापन है, जो नाड़ी उड़ती है, उसको रोक दीजिए, और रोकने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाइए। थोड़ा सा यानी कितना, नाड़ी की अगर ऊंचाई हमें 100% है तो हमें 3% ऊपर जाना है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर से पल्सेशन चालू होगा, और जैसे ही फिर से पल्सेशन चालू हुआ तो आपने 5 या 6 तक रुकना है, और उसके बाद आपके कौन से उंगली के नीचे आपको सबसे तेज नाड़ी लगती है, उसके बाद में दूसरे कौन से उंगली पर उससे कम पर ज्यादा तेज लगती है, और तीसरे पे, इसमें से शायद आपको 2 पे लगेगी। बहुत कम लोग हैं उनके 1 की लगेगी, और तीनों की और भी कम लोगों में लगेगी। जहां पर नाड़ी लगेगी, ये वात का निदर्शक है, ये पित्त का निदर्शक है, ये कफ का निदर्शक है, यह आपके प्रकृति को दर्शाएगा। आपको उस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और ऋतुओं को ध्यान में रखते हैं, दिन का, काल का, समय को ध्यान में रखना है। आयुर्वेद शास्त्र ऋतुओं को 3 विभागों में विभागता है। कफ को संचय करने वाला, प्रकोप करने वाला, प्रशम करने वाला। जैसे हम कहते हैं कि शरद और हेमंत ऋतु, शिशिर और हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है, चैत्र में उसका प्रकोप होता है, और ग्रीष्म में रुकती है। और अगर हम वात का विचार करें तो वात को गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है, और शरद ऋतु में शमन होता है। वैसे ही पित्त को वर्षा ऋतु में संचय होता है, शरद ऋतु में प्रकोप होता है, शिशिर ऋतु में वो ठंडा होता है, शरद ऋतु। अब ये जो प्रक्रिया है इसको ध्यान रखिए। आयुष्य के बालपन में, छोटेपन, बच्चे जब होते हैं तब तो कफ की अधिकता होती है, मध्यायु में पित्त की अधिकता होती है,
और वृद्धावस्था में वात की अधिकता होती है। दिन के पहले प्रहर में कफ अधिक होता है, मध्याह्न में पित्त अधिक होता है, शाम को वात अधिक होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में कफ अधिक होता है, मध्याह्न में मध्यरात्रि में पित्त अधिक होता है और सवेरे के अर्ली मॉर्निंग के समय में वात अधिक होता है। भोजन के उपरांत पहला प्रांत कफ का है, दूसरा भाग पित्त का है और तीसरा भाग वात का है। अब इन सब चीजों का गणित अगर आपके प्रकृति के साथ मिला दो तो आपने क्या करना है, और आपकी प्रकृति दोनों का मिलान हो गया तो आपने अभी भोजन क्या करना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति वात की है, वात का काल है, उस समय आपने वातज पदार्थों से दूर रहना चाहिए। काल, अर्थ और कर्म, इनका सम्यक प्रयोग ही आपको निरोगी रखेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपसे मुलाकात की आशा करता हूं। मैं कुछ दो चीजें अगर गुरुदेव अगर आप आज्ञा दे तो बात करना चाहूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मैं यहां आया, और तब तक मुझे एक संकल्पना नहीं थी कि यह है क्या कार्यक्रम। सिर्फ गुरुदेव ने बुलाया है, और गुरुदेव ने बुलाया है तो मैंने योगेश जी से पूछा तक नहीं कि क्यों बुलाया है। गुरुदेव का आदेश आया आप आओ, हमने कहा हम आते हैं, हमारे साथ हमारे पूरे मित्र परिवार को लेके आएंगे। और सभी डॉक्टर्स जो मेरे एक कहने पर प्राचार्य रहे, 30-30 साल से जो प्रोफेसर रहे, वो सभी आए। पर यहां आने के बाद मेरे ध्यान में एक बहुत फंटास्टिक चीज आई, शायद किसी हमारे वैद्यों वर्गों का ध्यान नहीं गया हो। अगर आप अपना लोगो देखोगे पूर्णायु का, एक बहुत ही बेहतरीन बात कहने वाला ये लोगो है। बाई का जो सबसे बेहतरीन घरौंदा बनाने वाला पंछी माना जाता है, उसका घरौंदा दिखाया है। वो कहता है कि पूर्णायु इस तरीके से कंप्लीटली बिल्ड होगा, जो एक शानदार जगह होगी रहने के लिए, जिसमें अपने बच्चों को सबसे सुरक्षित रखा गया है। और वो माता जो पंछी है वो उनको लाके भोजन दे रही है। ये मात्र गुरुदेव का प्रतीक है। मैं ये समझता हूं कि पूर्णायु हमें न सिर्फ सुरक्षित आसरा देगा, पर हमारे स्वास्थ्य को संरक्षण करने वाला, सामान्य आहार देने वाली, गुरुदेव के साक्षात रूप में गुरुदेव है, हमें वहां पर हमारा स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए है। दूसरी चीज गुरुदेव मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, पूर्णायु आयुर्वेद जो है, यहां पर आप जो संस्था बना रहे हैं, आयुर्वेद कॉलेज भारतवर्ष में 350 से ज्यादा है, अनेक पीजी इंस्टीट्यूट्स है, पर कहीं भी जैन पद्धति से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार निर्माण कुछ नहीं होता। मैं वयावच करता हूं पिछले 35 वर्ष से। मैं जब भी किसी किसी महात्मा को देखने जाता हूं, सभी फिरकों के महात्मा को देखने जाता हूं। मैंने 96 से जैन डॉक्टरों को इकट्ठा करने का एक छोटा सा प्रयास किया था, भगवान महावीर मेडिकल फाउंडेशन। आज भी वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। जब जेडीएफ फॉर्म हुआ, नेशनल जैन डॉक्टर फेडरेशन फॉर्म हुआ, मैं उसका सबसे पहला इंटरनेशनल पीआरओ रहा और हमारे मैगजीन का एडिटर इन चीफ रहा। करीबन 40,000 मैगजीन हम हर महीने जैन डॉक्टरों को भेंट कर रहे थे। पर वो जैन डॉक्टरों के साथ हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जब गुरु भगवंतों की चिकित्सा करते हैं, जब वैयावच करने जाते हैं, कोई भी गुरुदेव हो, उनकी चिकित्सा करने जाते हैं तो हमें शुद्ध औषधि नहीं मिलती जो जैना से बनी है, जैना की पूरी विधि से बनी है, छने हुए पानी से बनी होनी चाहिए, मधु का प्रयोग नहीं होना चाहिए, रक्त का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो भी द्रव्य आते हैं वो आमंत्रित द्रव्य आने चाहिए, अभिमंत्रित करके उसका प्रयोग हमने करना चाहिए। ये किसी भी प्रकार के फार्मेसी में कहीं भी नहीं बनता। हमारा हथकरघा केंद्र है, अनेक से गौशालाएं हैं, वहां पर हमें शुद्ध रूप में पंचगव्य मिल सकता है, हम जिनका प्रयोग, जिसमें से घी का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर पूर्णायु जब हम कर रहे हैं तो आयुर्वेद को पूर्ण स्वरूप करने के लिए औषध, अन्न और विहार, ये तीन चीजें जो है इस त्रिदंडी पर आयुर्वेद समाहित है। और इसमें अगर हमें वैयावच के लिए या श्रावक के लिए भी अगर शुद्ध औषधि मिले तो हर श्रावक लेना चाहेगा, तो हमें यहाँ पर एक औषधि निर्माण कक्ष इस तरीके से होना चाहिए कि जहां पर हमें शुद्ध जैना की पद्धति से बनी हुई औषधियां मिलनी चाहिए। हमारा अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहां पर जैन विधि से रहने की, उपचारों की, सभी तरीकों के, आहार की, चिकित्सा की, क्योंकि सिर्फ औषधि देना, बालेंदु प्रकाश जी जैसे पद्मश्री और महान, मैं जिनको बहुत आदर करता हूं, ऐसे वैद्य, पैंक्रेटाइटिस जैसा, माइग्रेन जैसे भयंकर बीमारियां,
इनका एक दवा मैं नियमित रूप से इस्तेमाल करता हूं, स्नेश क्यूअर। उन्होंने बताया नहीं उसके बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस हो तो बिल्कुल रामबाण जादू जैसा काम करने वाली दवा है। पर क्या मैं ये खातिरपूर्वक मेरे गुरुदेव को दे सकता हूं क्या? इसके बारे में ना किसी पुस्तक में जानकारी मिलती है और ना मैं कहीं इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे अगर गुरुदेव को औषधियां देनी है, मैं सभी गुरुदेव को चिकित्सा करने जाता हूं, तो वहां पर यह दिक्कत सबसे ज्यादा आती है कि क्या औषधि दूं। और इसलिए गुरुदेव एक विनती है आपसे कि ये पूर्णायु आयुर्वेद अस्पताल, रुग्णालय, फार्मेसी यहां तो बनेगी ही जबलपुर में। ये जबलपुर हमारा हेडक्वार्टर होना चाहिए और हम लोगों के लिए भारतवर्ष के हर एक शहर में, हर एक गांव में जहां से महाराज श्री विचरण करते हैं, वहां पर एक पूर्णायु चिकित्सा केंद्र होना चाहिए और जहां पर शुद्ध औषधि जैन पद्धति से आहार और विहार विधि के द्वारा उनके उपचारों की सुविधा और श्रमण संघ के साथ साथ श्राविकाओं की भी और श्रावक लोगों के भी लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से उपचार पद्धति मिली तो हमारा जैन भाई जो अपने धर्म के प्रति अत्यंत आश्वसित है और धर्म को बहुत चाव से, लगान से पालन करना चाहता है, वो उसका जरूर उपयोग करेगा। धर्म से जुड़े हुए भाई बहन इतने गर्मी में भी आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे यहां आते हैं और सभी गुरु भगवंतों के पास जाते हुए हमने देखा है। तो मेरी आपसे यही विनंती है कि आप अगर आदेश दे तो पूर्णायु जैन आयुर्वेद संगठन का निर्माण किया जाए और उस संगठन में जितने भी जैन डॉक्टर बंधु हैं जो आयुर्वेद के प्रति विश्वास रखते हैं, जो आयुर्वेद में प्रशिक्षित है और जैन आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सम्मिलित करते हुए भारतवर्ष के हर एक कोने कोने पे इस प्रकार से पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सा और उपचार केंद्र की निर्मित हो जहां पर जैन पद्धति से आहार विहार और उपचार की सुविधा हो। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर मुझसे कुछ ज्यादती कहने में आई हो तो गुरुदेव मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, सभी संघों से क्षमा प्रार्थी हूं। कल मैंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया था, मैं उसके लिए सबसे मिच्छामि दुक्कडम, सबसे मैं दिल से क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद।